हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है ORM 2 का सेक्शन डी का प्रीवियस 42 ईयर IIT JEE क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मेटा-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन स्टेटमेंट व्हिच आर रिलेटेड टू ऑब्टेन द मेटा आइसोमर आर। तो नाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन से जब NO2 ग्रुप अटैच रहता है तो आपका रिएक्शन यदि Br2/FeBr3 से होता है तो उस केस में मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होता है, मतलब मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। तो इस रिएक्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटा कार्बन इज मोर देन दैट ऑन ऑर्थो एंड para पोजीशन। तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि NO2 जो है -I और -M लगाता है, तो -I-M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का विथड्रॉ कर लेगा। तो विथड्रॉ करेगा तो ऑर्थो और para पोजीशन से विथड्रॉ करेगा, क्योंकि -M के कारण ऑर्थो और para पोजीशन पे कंजुगेशन रहता है, मेटा पे कंजुगेशन नहीं रहता है, तो मेटा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा। इसलिए मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा। ऑर्थो और para पोजीशन से डिक्रीज हो गया, इसका डिक्रीज नहीं हुआ तो मेटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा ऑर्थो और para पोजीशन से। इसके बाद बी पॉइंट बोल रहा है, द इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फाउंड आफ्टर इनिशियल अटैक ऑफ Br+ एट द मेटा पोजीशन इज लिस्ट डीस्टेबलाइज। तो बोल रहा है कि मेटा पोजीशन पे जब Br+ का अटैक होगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो आपके पास ये इस तरह से NO2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता, लेकिन Br मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है NO2 का आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लिखिए, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है कंजुगेशन में नहीं है NO2 ग्रुप पॉजिटिव चार्ज के साथ। देखिए पाई सिग्मा सिग्मा कंजुगेशन ब्रेक हो गया, लेकिन इधर पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता तो ये कंजुगेशन में रहता। मतलब यदि ऑर्थो पोजीशन पे Br लगता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहता तो कंजुगेशन में रहता, तो -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज कर देता। तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है, ये और इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। इस केस में कंजुगेशन में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा उतना -M के कारण, तो ये लिस्ट स्टेबल नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जब कार्बोनियम आयन मतलब Br+ जो है मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा तब। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, ए तो होगा। अब सी और डी चेक करना है। तो सी बोल रहा है लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी व्हेन Br+ अटैक एट द ऑर्थो एंड para पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन। तो बोल रहा है कि जब Br+ अटैक करेगा तो सिर्फ ऑर्थो और para पोजीशन पे एरोमेटिसिटी का लॉस होगा, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अटैक हो एरोमेटिसिटी लूज होता ही है। उसके बाद फिर से रिटर्न ऑफ एरोमेटिसिटी में आपका H यहाँ Br से अटैच हाइड्रोजन जाता है, तब जाके यहाँ डबल बॉन्ड आता है। तो ऑर्थो पे अटैक हो, para पे हो या मेटा पे हो, सभी पे एरोमेटिसिटी लूज होता है। तो ये भी गलत है, टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट, इजियर लॉस ऑफ H+ टू रिगेन एरोमेटिसिटी फ्रॉम द मेटा पोजीशन देन फ्रॉम ऑर्थो एंड para पोजीशन। तो आसानी से H+ लूज कर देगा एरोमेटिसिटी रिटर्न करने के लिए अगर मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होगा। तो सही बात है, क्योंकि इससे स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो ये इंटरमीडिएट जो है मेजर प्रोडक्ट मेटा पे बनाएगा, मतलब मेटा पोजीशन से H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसका आंसर ए और डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड PHCH2Cl कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोल्यूइन बाय क्लोरीनेशन विथ। तो आपके पास टोल्यूइन है, बेंजीन और इससे CH3 अटैच है, ये आपका टोल्यूइन है। अब बोल रहा है कि CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है, तो किससे किससे पॉसिबल होगा? तो अल्केन तो एक ही रिएक्शन शो करता है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए Cl2 का होना जरूरी है। Cl2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये क्लोरीन रेडिकल बनेगा, फिर क्लोरीन रेडिकल अटैक करता है तो एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो आपका CH2 एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से Cl बन जाएगा, तो PHCH2Cl बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। तो ये वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है, लेकिन इसका एक ही आंसर होगा, सिर्फ सी। थर्ड है द रिएक्शन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH और फिर बेंजीन से OH विथ HBr गिव्स। तो आपके पास देखिए HBr में H+ इलेक्ट्रोफाइल है,
अब डबल बॉन्ड अल्कीन के लॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और बेंजीन के लॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? अब आप ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दोनों करवा दिया है। इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाया है, सॉरी यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दिया है, OH हटा के Br लगा दिया है। मतलब OH के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन या Br नहीं लगाया है, Br माइनस से टेक करवा के OH माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक्चुअली में आप ORM3 के टाइम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। यहाँ पे बस जान लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये OH कंजुगेशन में रहता है, जिसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, तो Br माइनस से टेक करे और OH माइनस बाहर, ये नहीं हो सकता है। तो ये दोनों तो ऐसे भी रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड तो है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे OH रहता और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे Br लगा देते, सिमिलरली यहाँ पे भी OH रहता और यहाँ पे Br लगा हुआ रहता ऑप्शन में, तब भी ये दोनों रिजेक्टेड ही होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा फास्टर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। मतलब अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पॉसिबिलिटी है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर OH यहाँ रहता और उसके ऑर्थो पोजीशन पे Br रहता तब भी रिजेक्टेड होता है। इसके बाद अब HBr ऐड करवाना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो इसके लॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर H ऐड होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि यहाँ ऐड होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन कार्बोकेटायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है और OH के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पे है, तो OH भी प्लस M शो करेगा। तो दो प्लस M शो करने वाला ग्रुप है तो स्टेबलाइज करेगा, जबकि यहाँ पे रहेगा तो प्लस M नहीं मिल पाएगा, तो अनस्टेबल रहेगा इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फर्दर Br इस पॉजिटिव चार्ज पे टेक होगा, तो यहाँ बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से Br अटैच हो और उसके नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन। तो यहाँ बेंजीन वाले कार्बन से Br अटैच नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ से Br अटैच रहता है तो ये 5 बॉन्ड बना लेगा, एक इधर 2 हाइड्रोजन के साथ, एक Br के साथ, एक कार्बन के साथ, मतलब ये Br इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये रिजेक्टेड है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, इस कार्बन से Br अटैच्ड है बेंजाइलिक कार्बन से। इसके बाद फोर्थ है टोलुइन, व्हेन ट्रीटेड विथ Br2 gives para-bromotoluene एज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज CH3 ग्रुप। तो टोलुइन के केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन पैरा पे मेजर देगा। क्यों? क्योंकि ये पैरा डायरेक्टिंग है, सही बात है, पैरा डायरेक्टिंग है और ऑर्थो डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग गलत बात है, क्योंकि ये प्लस आई शो करेगा तो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होगा। एक्टिवेट्स द रिंग बाय हाइपर कंजुगेशन, तो हाँ हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है, प्लस आई कोमा हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन के कारण भी एक्टिवेट करता है रिंग को। डीएक्टिवेट द रिंग, तो डीएक्टिवेट नहीं करता, एक्टिवेट करता है, तो इसका आंसर ए और सी होगा। इसके बाद एक पॉइंट, तो हम जहां भी टोलुइन बताए वहां CH3 में प्लस आई सिर्फ लिखे हैं। हाइपर कंजुगेशन की वजह से ही ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है मेनली, क्योंकि प्लस आई तो कंजुगेशन पे डिपेंड करता नहीं है, तो ऑर्थो पे भी प्लस आई शो होगा, मेटा पे भी होगा, पैरा पे भी होगा। इनफैक्ट पैरा से ज्यादा प्लस आई मेटा पे होगा, तो मेटा डायरेक्टिंग भी होना चाहिए था, लेकिन हाइपर कंजुगेशन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे होगा। इस कारण से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है प्लस आई के कंपैरिजन में। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेनली हाइपर कंजुगेशन के कारण ही होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप प्लस आई के कारण भी होता है, लेकिन प्लस आई तो मेटा पोजीशन पे भी लगेगा, कंजुगेशन जरूरी नहीं है प्लस आई के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा आगे से कि हाइपर कंजुगेशन मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका रिएक्शन Cl2/Hμ, मतलब Cl रेडिकल बनेगा तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये अल्केन है, अल्केन का रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2/Hμ से, तो मोनोक्लोरिनेशन बनेगा। तो बोल रहा है कि N आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहा है C5H11Cl, मतलब एक हाइड्रोजन हट रहा है और एक क्लोरीन लग रहा है। तो सबसे पहले तो इसका टोटल आइसोमर बनाइए, तो पहले स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंट कार्बन फाइंड करिए, जितना डिफरेंट कार्बन होगा उतना डिफरेंट मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेगा। ये ए ये दोनों आइडेंटिकल कार्बन है, ये B C D, तो टोटल
4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेगा। आप क्लोरीन एक एक बार लगाते जाइए हाइड्रोजन हटा के। तो एक केस में इस कार्बन से क्लोरीन अटैच है, फिर यहाँ से इथाइल ग्रुप, तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन बन जाएगा। पहले कायरलिटी छोड़ दीजिए, स्टीरियो आइसोमर बाद में देखेंगे, स्ट्रक्चरल बना दीजिए। तो यहाँ पे ए से लगा दीजिए, दूसरा है कि बी से आप क्लोरीन लगा दीजिए। तो बी से एक हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग गया। इसके बाद सी से लगा दीजिए, तो यहाँ से क्लोरीन लग गया। इसके बाद फिर डी से लगा दीजिए। अब स्ट्रक्चरल हो गया, अब इसमें स्टीरियो आइसोमर कंसीडर कीजिए। तो इसमें एक कार्बन कायरल हो गया, तो ये आर और एस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बन गया इस कारण से। नेक्स्ट इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे दो सेम ग्रुप अटैच है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, तो 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए कायरल कार्बन के लिए। इस केस में ये वाला कार्बन कायरल हो गया, क्योंकि इससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें ना तो पीओएस है ना ही सीओएस है, तो ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दिस प्लस इसका मिरर इमेज। इस केस में एक भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि जहां से क्लोरीन अटैच हुआ है यहाँ 3 हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन हटा, 2 हाइड्रोजन तो अभी भी है, तो 2 सेम ग्रुप है तो कायरल नहीं है। तो टोटल कितना प्रोडक्ट बना है? n आपका है 2 + 1 + 2 + 1, टोटल 6। तो n का वैल्यू 6 और m आपको पता होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक दूसरे के साथ अलग नहीं होता है। मतलब ये रेशमिक मिक्सचर है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है इनांशियोमर का R और उसका इनांशियोमर होगा S। मतलब ये है तो दो प्रोडक्ट, लेकिन जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो इसका एक ही फ्रैक्शन हमको मिलेगा। सिमिलरली इसका भी एक ही फ्रैक्शन मिलेगा, और ये एक अलग फ्रैक्शन, ये एक अलग फ्रैक्शन, तो टोटल 4 फ्रैक्शन मिलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। तो N 6 M 4, 6,4 ऑप्शन ए। तो ये तो है आपका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के भी पता चल रहा होगा कि इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा। मोर देन वन ऑप्शन मतलब मल्टीपल चॉइस हो ही नहीं सकता। N का भी फिक्स वैल्यू होगा, M का भी फिक्स वैल्यू होगा। M का वैल्यू या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, दोनों कैसे होगा? कोई एक ही होगा ना, तो इसलिए सिंगल करेक्ट टाइप ही है, भले ये मल्टीपल ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज। तो आपके पास ब्यूटाडाइन है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं 1 इक्विवेलेंट HBr से। तो HBr में H+ इलेक्ट्रोफाइल और आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, तो H+ कहाँ अटैक करेगा? तो आप देखिए जब यहाँ पे H अटैक करेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पे H+ अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो ऑब्वियस बात है कि हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करेगा ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH2 से CH3 बना ले। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो इंटरमीडिएट जो है एक और पॉसिबल है इसी से, ये इस तरह से यहाँ है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कारण से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब Br- अटैक करेगा, तो Br- अटैक करेगा तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ से Br अटैच हो, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से Br अटैच हो। तो आपका इस कार्बन से Br अटैच हो या यहाँ से Br अटैच हो। अब जो अल्कीन बना है, जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा इन दोनों केस में, वही आपका मेजर प्रोडक्ट का लाएगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट आपका स्टेबल होना चाहिए। तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ नेक्स्ट कार्बन से Br है, तो ये डबल बॉन्ड वाले से Br अटैच करवा दिए हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट ये कार्बन मान लीजिए और इसके बाद ये Br। अब देख लीजिए अल्कीन ज्यादा स्टेबल कब होगा? तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है अल्कीन में उतना स्टेबल अल्कीन होता है। तो इस डबल बॉन्ड के लोग देखिए ये CH3 और यहाँ से CH2 Br, तो 2 कार्बन +3 तो टोटल 8 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन है। इस केस में डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, तो इससे एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, कार्बन है ब्रोमीन है और फिर कार्बन है, तो हाइपर कंजुगेशन 0 होगा इस केस में। तो ये 8 हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, मतलब मेजर प्रोडक्ट यही होगा। तो डबल बॉन्ड के लोग 2 मिथाइल ग्रुप और
नेक्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक CH2 भी अटैच होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट में। तो ये देखिए डबल बॉन्ड के लोग 2 मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड नेक्स्ट इससे एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH2 भी अटैच है, तो डी आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये माइनर प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि मेजर प्रोडक्ट पूछा है। अगर पूछता द प्रोडक्ट इज, तब आप बी भी टिक मार देते, लेकिन इस केस में तो डी होगा सिर्फ मेजर प्रोडक्ट, तो डी ही बनेगा। तो ये भी 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस तरह से भी सोचिए कि मेजर प्रोडक्ट, तो जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? कोई भी प्रोडक्ट मेजर कब होगा? जब ज्यादा रहेगा, तो एक ही ज्यादा होगा ना। 2 प्रोडक्ट कभी ज्यादा हो सकता है, या तो ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा वही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज आर। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजनेशन करवाइए। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? डबल बॉन्ड के लोग हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3 कार्बन CH2, फिर नेक्स्ट इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक Br अटैच्ड है और नेक्स्ट CH3। तो देखिए ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। मिथाइल नॉर्मल प्रोफाइल 1 2 3 कार्बन है, एक हाइड्रोजन एक Br, 4 डिफरेंट ग्रुप मतलब कायरल। इसमें ना तो POS है ना COS है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। हमको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड पता करना है। नेक्स्ट इस केस में तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो कार्बन बनेगा ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इससे 2 इथाइल ग्रुप CH3 CH2, यहाँ भी CH2 CH3। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन आएगा। तो ये पहले से CH था, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो CH2, ये भी CH3, तो कायरल कार्बन एक भी नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, तो बी आंसर में आएगा। नेक्स्ट इस केस में तो इसमें भी ये आपका CH3 हो जाएगा, तो आपके पास इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन और Br अटैच हो रहा है। इसके नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा और ये CH3, तो ये आपका कायरल कार्बन है क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन एक Br और एक आइसोप्रोपाइल, तो ये कायरल है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट इस केस में तो ये भी तो सेम ही है, बी वाला पार्ट HBr अटैच है और ये इथाइल ग्रुप हो जाएगा और एक इथाइल ग्रुप पहले से है, तो 2 सेम ग्रुप है मतलब कायरल कार्बन ये नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव एक भी कायरल कार्बन नहीं है, तो आंसर डी भी होगा। तो 7 का आंसर बी और डी। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।